वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 28 से। यदि आपने पहले वाले 27 मॉक टेस्ट हल नहीं किए हैं दोस्तों, उन्हें भी हल कर लें, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट को हल करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम जो हमारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लेते हैं वो सभी क्वेश्चन यानी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ज़्यादातर दोस्तों मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो जो PMT की प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम होती है एयरफोर्स की, उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो PMT की प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसी कारण मैं आपकी जो एग्ज़ाम ये जो प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ उसके अंदर जो प्रीवियस PMT के क्वेश्चन होते हैं वो इंक्लूड करता हूँ। तो दोस्तों आप हमारे सभी मॉक टेस्ट को हल करें और एक क्वेश्चनों को दोस्तों सोल्व करें, जिससे कि आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। समय को बर्बाद न करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की विमा होती है, यानी दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है उसके डायमेंशन बतानी है कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/r होता है, यानी जो हमारे जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध उसके व्युत्क्रम को ही अपन विद्युत चालकता कहते हैं। तो यदि दोस्तों हम प्रतिरोध की विमा को यदि अपन इन्वर्स कर लेंगे यानी उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारी विद्युत चालकता की विमा जाएगी। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो V/I होता है, यानी कि जो हमारी वोल्टेज की विमा होती है M1L2 T-3 और M-1 होता है। इसको यदि अपन एम्पियर की जो हमारी यानी धारा की विमा होती है A1 इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी रेजिस्टेंस की विमा जाएगी, वो जाएगी हमारी M1L2 T-3 A-2 हो जाएगी। और दोस्तों यदि अपन इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारी विद्युत चालकता की विमा आ जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी M1 की जगह हो जाएगा M-1, L2 की हो जाएगा L-2 और T-3 की जगह हो जाएगा T3 और A-2 की जगह हो जाएगा A2। यानी कि जो हमारी विद्युत चालकता की विमा निकल कर आ जाएगी वो जाएगी हमारी M-1, L-2, T3 और A2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत यानी दोस्तों फॉर्मूला याद रखें। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी राशि की डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, यानी दोस्तों हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, लाइटिंग इफेक्ट होता है, उसकी जो उसे डिस्कवर किया था, इनकी खोज की थी, वो कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे आइंस्टीन वैज्ञानिक है उन्होंने ही सर्वप्रथम हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी खोज की थी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको डिस्कवर्ड किया था। उसी के कारण दोस्तों आइंस्टीन को 1921 के अंदर जो हमारा नोबेल पुरस्कार होता है वो मिला था। वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने के कारण ही उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको इस बात से याद रखेगी कि जो हमारा आइंस्टीन है उन्होंने हमारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी सर्वप्रथम खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, यानी दोस्तों हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है वो आपको बताना है कि जो मिनिमम होता है वो कौन से यानी रंग के लिए होता है, कौन से वर्ण के लिए होता है, वो हमें बताना है। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा क्रांतिक कोण का जो साइन होता है यानी साइन IC होता है, IC यहाँ पर क्रांतिक कोण है, ये इक्वल टू होता है 1/n। ये n होता है हमारा अपूर्णांक, यानी दोस्तों जो IC होता है वो अपूर्णांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस रंग का अपूर्णांक सर्वाधिक होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। और हम जानते हैं जो हमारा बैंगनी रंग होता है यानी जो वॉयलेट होता है उसका अपूर्णांक सर्वाधिक होता है। तो इसका अपूर्णांक सर्वाधिक होने के कारण जो साइन IC का मान होगा इसके लिए न्यूनतम होगा, यानी कि जो क्रांतिक कोण होगा IC का मान होगा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अपूर्णांक होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि दोस्तों क्रांतिक कोण अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम हो जाएगा लाल रंग के लिए, क्योंकि इसका जो अपूर्णांक होता है वो सबसे कम होता है और अपूर्णांक सबसे कम होने के कारण इसके लिए जो क्रांतिक कोण होगा वो सर्वाधिक हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि
ताप के बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध, यानी दोस्तों आपको बताना कोई आपको कंडक्टर दिया हुआ है, यानी कोई चालक दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस आपको बताना है कि टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होगा। यानी यदि टेम्परेचर को वृद्धि की जाती है तो आपको बताना है कि जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, वो आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं यदि हमें कोई चालक दिया हुआ है तो हम जानते हैं चालक में पहले से ही बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अधिक हो जाती है। तो अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण ये आपस में स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते दोस्तों। इनकी टक्करों के कारण इनके अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इनकी धारा का जो मान होता है उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है जिनसे उनकी आपस में टक्कर के कारण अवरोध उत्पन्न होता है, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी दोस्तों यदि कोई चालक है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी चालक में पहले से बहुत होते हैं और टेम्परेचर के कारण उसमें और अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है, तो उनके आपस में टक्कर के कारण यानी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर दिया हुआ था यानी अर्धचालक दिया होता तो अर्धचालक में हम जानते हैं कि जो पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों बहुत ही यानी कम होते हैं, नगण्य होते हैं, क्योंकि कमरे का ताप होता है उस पर अर्धचालक लगभग यानी कि कुछ चालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नए के बराबर होते हैं। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जिससे कि धारा का मान बढ़ने लग जाता है, यानी कि अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन टक्कर के कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और सेमीकंडक्टर का यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध कम होता है यानी चालकता का मान बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि कोई चालक है उसका टेम्परेचर यदि हम अपन इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसका मान इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वर्तीय गति के दौरान स्थिर रहता है, यानी कौन स्थिर रहता है। यानी दोस्तों आपको बताना कोई पार्टिकल है यानी कि कोई पिंड है वो सेम सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी एक समान वर्तीय गति कर रहा है, तो आपको बताना कि कौन सी राशि इसमें नियत रहेगी। देखिए दोस्तों यदि सेम सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी एक समान वर्तीय गति कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है दोस्तों उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है वो तो दोस्तों सभी जगह समान होता है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है दोस्तों लगातार परिवर्तित रहती है। यदि कण यहाँ पर होता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहती है, यदि कण यहाँ पर स्थित है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इसके कारण पूरी गति के दौरान वेलोसिटी का मान अस्थिर रहता है यानी कि कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसके कारण और बाकी दोस्तों तो चाल होती है हम जानते हैं चाल दिशा पर डिपेंड नहीं करती है यानी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस कारण चाल का मान वर्तीय गति में सभी जगह समान होगा, क्योंकि समान वर्तीय गति दी हुई है तो चाल का मान समान होगा और डायरेक्शन पर यह डिपेंड नहीं करती। तो इसके कारण चाल का मान संपूर्ण वर्तीय गति के अंदर समान रहेगा। और दोस्तों हम जानते हैं जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो mv/2 होता है। यहाँ पर जो v होता है दोस्तों ये वेलोसिटी न होकर के स्पीड होता है यानी चाल होती है। तो हम जानते हैं चाल यानी समान वर्तीय गति के अंदर स्थिर रहती है, तो इसके कारण एनर्जी का मान भी स्थिर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कोई पार्टिकल एक समान रूप से वर्तीय गति कर रहा है यानी सेम सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके अंदर चाल एवं जो हमारी एनर्जी होती है दोनों कांस्टेंट रहती है यानी स्थिर रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ए एवं सी दोनों ही हमारी कांस्टेंट रहेंगी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशाब खाने की तीव्र गंध निम्न में से किसके कारण होती है। यानी दोस्तों हमारा जो पेशाब खाना होता है यानी पेशाब करने वाला घर होता है अपन कह सकते हैं, उसके अंदर अपन जाते हैं तो हमें जो स्मेल उत्पन्न यानी स्मेल आती है तो दोस्तों वो किस कारण आती है, तो वो आती है यूरिक अम्ल के कारण। याद रखना जो हमारा पेशाब होता है दोस्तों उसके अंदर यूरिक अम्ल होता है और उसी यूरिक अम्ल के कारण जो पेशाब खाना होता है उसके अंदर तीव्र गंध में यानी तीव्र गंध आती है यानी स्मेल आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 kg के एक बंदूक से 10 ग्राम की एक गोली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर की गति का वेग बताएं।
यानी दोस्तों आपका दिया हुआ है कि कोई हमें गन दी हुई है, उस गन से कोई 10 ग्राम की गोली है उसे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यानी छोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि जो बंदूक होगी यदि इसका मास 1 kg है तो इसकी वेलोसिटी बतानी है पीछे की ओर कितनी होगी। दोस्तों याद रखना, जब किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली का जितना संवेग होता है उतना ही संवेग यानी बंदूक का पीछे की ओर उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बंदूक गोली छोड़ने से पहले यानी कि है स्थिर थी, यानी उसका संवेग शून्य था। तो गोली छोड़ने के बाद भी यानी संपूर्ण निकाय का संवेग शून्य होना चाहिए, लेकिन गोली के अंदर जितना संवेग इधर उत्पन्न होगा उतना ही संवेग विपरीत दिशा में बंदूक में भी उत्पन्न होता है, यानी कि टोटल जो संवेग होता है वो हमारा शून्य ही होता है, क्योंकि पहले भी शून्य था। तो इस कारण जो गोली में संवेग उत्पन्न होगा उतना ही संवेग विपरीत दिशा में हमें बंदूक में भी उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गोली का संवेग होगा हमारा mv, वही हमारा जो बंदूक का संवेग होगा कैपिटल mv उसके बराबर होगा। तो हमें बंदूक का जो द्रव्यमान दिया हुआ है दोस्तों वो 10 ग्राम दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अपन रख देंगे, बंदूक का द्रव्यमान हमें दिया है 1 kg और वेलोसिटी हमें बंदूक की याद करनी है, तो इसके संवेग हो जाएगा 1 × v। दोस्तों यहाँ से अपन वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं। तो जो वेलोसिटी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200 प्राप्त हो जाएगा और इसको 10⁻³ है। यदि इसको अपन संपूर्ण रूप से सोल्व करते हैं तो हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होता है। यानी दोस्तों जो बंदूक की वेलोसिटी हमें प्राप्त हो जाएगी वो प्राप्त हो जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 kg द्रव्यमान की एक कार 25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो ब्रेक के कारण प्रतिरोध बल का मान बताएं। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है को कोई 500 kg द्रव्यमान की एक कार है, वह 25 मीटर पर सेकंड के वेग से यानी गति कर रही है। यदि उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो 5 सेकंड पश्चात ही उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको लगाना है कि इस पर ब्रेक लगाने पर जो फोर्स कार्य कर रहा था यानी प्रतिबल कार्य कर रहा था वो कितना था। दोस्तों हम जानते हैं जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ma होता है। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान दिया हुआ है और त्वरण ज्ञात करना है, और त्वरण हम जानते हैं वो हमारा होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। यानी दोस्तों वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले 25 था और अब हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड का हमें यानी परिवर्तन हुआ है। यानी पहले 25 था फिर हो गया 5, यानी चेंज कितने का हुआ 20 का, और कितने समय में हुआ है वो हुआ है 5 सेकेंड में, यानी ओपन में टी हो गया, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। तो दोस्तों एक्सीलरेशन में प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 4। तो अपन यदि फोर्स निकालेंगे तो हमें जो मास दिया हुआ है वो 500 kg दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो हमारा जो बल प्राप्त हो जाएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2000। यानी 500 को यदि अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो ब्रेक के कारण यानी प्रतिबल कार्य करेगा उसका जो मान होगा वो हो जाएगा 2000 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 9th क्वेश्चन है, 450 ग्राम की एक वस्तु 36 किलोमीटर पर होवर की चाल से गतिशील है, तो पिंड का संवेग बताएं। दोस्तों आपको बताना पिंड का संवेग कितना होगा। दोस्तों हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्राम में संवेग अपन जानते हैं P = mv होता है, तो मास हमें दिया हुआ है 450 ग्राम, यानी कि हो जाएगा 450 × 10⁻³ kg, और वेलोसिटी हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर होवर। यानी कि दोस्तों इसको सबसे पहले अपन बदलेंगे कि मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो किलोमीटर पर होवर को यदि अपन मीटर में पर सेकेंड में बदलते हैं तो याद रखना उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 18 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 18 18 दूनी 36, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, यानी कि वेलोसिटी का मान हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका टोटल मान अपन निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4.5। दोस्तों हमें दोनों ऑप्शनों में ही इसका मान 4.5 दिया हुआ है, लेकिन मात्रक अलग अलग दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा संवेग का मात्रक होता है वो kg मीटर पर सेकेंड पर भी होता है, और हम जानते हैं जो हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो हमारा न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो इसको सेकेंड से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अपन रख देंगे न्यूटन। तो इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकेंड भी होता है। याद रखना जो संवेग का मात्रक होता है वो kg मीटर पर सेकेंड भी होता है और न्यूटन सेकेंड पर भी होता है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे ए व बी दोनों ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
क्योंकि दोस्तों हमने समय का आंकिक मान निकाला था, यानी मोमेंटम का जो आंकिक मान निकाला, न्यूमेरिकल मान है, तो वो तो हमें 4.5 प्राप्त हुआ, दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इनका जो मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, दोस्तों दोनों ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P इज इक्वल टू 100 वोल्ट और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट हो तो I इज इक्वल टू होगा, यानी दोस्तों में धारा का मान बताना कितना हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों जो पावर का फॉर्मूला होता है वो याद रखना, वो होता है हमारा VI, यानी वोल्टेज इंटू हमारे जो करंट होती है यानी धारा होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है हमारी शक्ति यानी पावर। तो यहाँ से अपन यानी I का मान निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V। P का मान हमें दिया हुआ है 100 और V का मान हमें दिया हुआ है 220। यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5/11। तो यानी कि जो एम्पियर का मान हो जाएगा, यानी कि धारा का मान आ जाएगा, वो जाएगा हमारा 5/11 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य का पृष्ठ तनाव निम्न प्रकार प्रभावित होता है, यानी कि दोस्तों हमारा जो किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन होती है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ हमें, यह ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। देखिए दोस्तों याद रखना, कोई भी हमें लिक्विड दिया हुआ है, यदि उसकी सरफेस टेंशन है और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो सरफेस टेंशन है उसके मान में कमी होती है, न कि वृद्धि होती है। यानी कि दोस्तों डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी जो हमारी सरफेस टेंशन होती है उसका जो मान होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। लेकिन ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कि संपर्क में आने वाले द्रव्य पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, कोई द्रव्य है हमारा, उसके संपर्क में किसी अन्य द्रव्य को लाया जाता है तो इनकी जो सरफेस टेंशन होती है दोस्तों वो पहले की जितनी होती है, यानी इन किसी द्रव्य के संपर्क में आने से प्रभावित तो नहीं होती है। तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि साबुन की उपस्थिति से बढ़ता है। दोस्तों याद रखना, जब द्रव्य के अंदर साबुन मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव का मान कम होता है, न कि बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साबुन मिलाने पर जो हमारा कपड़े की धुलाई होती है वो आसानी से हो जाती है। वो इसी कारण होती है क्योंकि जल के अंदर साबुन मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जल का, जिससे कि कपड़े की धुलाई आसानी से हो जाती है। तो साबुन की उपस्थिति से पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, वो डिक्रीज होता है, न कि इंक्रीज। तो सी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाला है द्रव्य की सांद्रता बदलने पर बदलती है। देखिए दोस्तों याद रखना, तो सरफेस टेंशन होती है वो सांद्रता पर डिपेंड करती है। जब किसी लिक्विड की सांद्रता को यदि अपन वृद्धि करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे तो इसकी सरफेस टेंशन का मान भी इंक्रीज होता है, और यदि अपन सांद्रता को मान को यदि डिक्रीज करते हैं तो इसका जो सरफेस टेंशन होता है उसका मान भी डिक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, यानी डी वाला राइट है, क्योंकि द्रव्य की सांद्रता बढ़ने पर द्रव्य का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव होता है, वह भी प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य के क्वथनांक पर पृष्ठ तनाव। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब किसी लिक्विड के पृष्ठ तनाव का मान कुछ होता है, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव होता है उसका मान भी कम होता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और जैसे ही इसका टेम्परेचर इस लिक्विड के जो हमारा क्वथनांक होता है उसके बराबर हो जाएगा, तो यानी कि जो इसका पृष्ठ तनाव होता है वो शून्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जब उस किसी द्रव्य का टेम्परेचर उसके क्वथनांक के ताप के बराबर कर देते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। यानी दोस्तों हमारी कोई आदर्श गैस है, यानी कि उसकी वो हमें बतानी है, इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वो बतानी है कि किस पर डिपेंड करती है, विशिष्ट आयतन पर, दाब पर, या ताप पर, या घनत्व पर। दोस्तों याद रखना, जो गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है यानी इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जो आंतरिक एनर्जी होती है वो ओनली टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रम के लिए प्रयुक्त पात्र बना होता है। यानी दोस्तों हमारा समतापीय प्रक्रम है। समतापीय प्रक्रम का मतलब है कि कोई निकाय होता है, यानी कोई भी प्रक्रम हो रहा है, उस पूरे प्रक्रम के दौरान उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी ताप को यानी कि कांस्टेंट रखा जाता है, वही भी हमारा समतापीय प्रक्रम होता है। तो इस प्रक्रम के अंदर जो पात्र यूज में लिया जाता है वो हमें बताना है कि कौन सा पात्र होता है, वो तांबे का होता है, लकड़ी का होता है, या कांच का, या कपड़े का। दोस्तों याद रखना, हमें टेम्परेचर के मान को यानी कि है
कांस्टेंट रखना है। यदि इसको ऊष्मा दी जाती है तो दोस्तों इसके टेम्परेचर में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इनका जो पात्र होता है दोस्तों वो अपन पूरी तरह से कंडक्टर यानी कि हमारा चालक होता है, चालक धातु का बना होता है पदार्थ है। तो जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है कि यानी कि जो हमारा बाहर का वातावरण होता है उसको यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके कारण जो इसका पात्र होता है दोस्तों हमारा कंडक्टर होता है, इनकी चालक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि जो हमारा तांबा होता है दोस्तों वो चालक धातु होती है। तो जो समतापीय प्रक्रम होता है उसके अंदर जो चालक धातु होती है उसी का ही हमारा पात्र बना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम स्थिति घर्षण बल का मान स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल के बराबर होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई यानी हमारा सरफेस है उस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो अधिकतम स्थिति घर्षण बल होता है वो जो स्पर्शी सतह होती है इसके एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है उस पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। दोस्तों याद रखना, इस यानी स्पर्शी जो सतह होती है इसका क्षेत्रफल कितना भी हो दोस्तों, यानी कि जो हमारा अधिकतम स्थिति घर्षण बल होता है इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि स्थिति घर्षण बल होता है वो डिपेंड इस बात पर करता है कि ये जो सतह होती है दोनों खुरदरी है या चिकनी है, यानी कि कितनी खुरदरी है या कितनी चिकनी है, यानी कि जो वो घर्षण गुणांक होता है उस पर डिपेंड करता है, बल्कि जो स्थिति घर्षण है इसके क्षेत्रफल डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी अधिकतम स्थिति घर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है एफ इज मैक्सिमम होता है वो म्यू एस इंटू आर होता है। यानी कि इसका जो हमारा प्रतिक्रिया बल होता है ऊपर की तरफ आर इज इक्वल टू होता है एम जी, एवं यानी इसका जो घर्षण गुणांक होता है इनकी ये जो सतह होती है कितनी चिकनी है या खुरदरी, इन दोनों बातों पर ही डिपेंड करता है, बल्कि इसका एरिया कितना है इस बात पर स्थिति घर्षण बल डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, बर्फ़ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं क्योंकि, यानी दोस्तों अपन बर्फ़ पर चलते हैं तो वहाँ पर हम छोटे छोटे कदम रखते हैं ताकि अपन फिसल न जाएं। तो दोस्तों वो क्यों रखते हैं, दोस्तों उसका कारण क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है वो दोस्तों उसका खुरदरापन कम होता है, यानी कि उसका जो घर्षण होता है दोस्तों वो कम होता है। तो बर्फ़ का घर्षण कम होने के कारण उस पर फिसलने का डर रहता है, तो फिसलने से बचने के लिए अपन कदमों को छोटे छोटे रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी बर्फ़ पर चलते समय छोटे छोटे कदम रखा जाता है, उठाना चाहिए, क्योंकि जो बर्फ़ का घर्षण होता है यानी उसका जो फ्रिक्शन हाई होता है आइस का वो बहुत ही स्मॉल होता है यानी कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या होता है, यानी दोस्तों हमारी जो अर्थ होती है उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर पाया जाता है यानी वायुमंडल पाया जाता है। तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों, उसका जो कारण होता है वो होता है ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि हम जानते हैं पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है और उसका जो पलायन वेग होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट आर जी होता है, रूट आर जी, यानी कि दोस्तों ये जो वेलोसिटी होती है वो गुरुत्व के समानुपाती होती है, यानी कि जितना अधिक गुरुत्व होगा उतना ही अधिक यानी कि है पलायन वेग होगा। और पलायन वेग से क्या होता है कि दोस्तों पृथ्वी पर ग्रेविटी अधिक होने के कारण यानी कणों का पलायन वेग अधिक होता है, जिससे कि जो हमारी गैसों के यानी कि अणुओं की गति होती है दोस्तों उसका मान यानी पलायन वेग से कम होता है, जिससे कि वो अणु यहाँ से पलायन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि यानी कि गैस पृथ्वी पर ही ठहरी रहती है, जिससे कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर उपस्थित रहता है। बल्कि चंद्रमा पर क्या होता है कि वहाँ पर जो गैसों की गति होती है उनका मान पलायन वेग से अधिक होता है, जिससे कि वह वहाँ से पलायन कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी का मान बहुत ही कम होता है चंद्रमा पर, इस कारण चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। तो याद रखना जो एटमॉस्फेयर का मेन कारण होता है वो होता है ग्रेविटी, यानी कि जहाँ पर गुरुत्व होगा वहाँ पर गुरुत्व का मान अधिक होने के कारण एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो गुरुत्व के कारण ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 18वां क्वेश्चन है, दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है परंतु त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, यदि इन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण G1 व G2 हो तो, यानी कि दोस्तों आपको दिया हुआ है कि दो ग्रह हैं उनका जो घनत्व है दोस्तों वो समान दिया हुआ है परंतु त्रिज्याएं R1 और R2 हैं और गुरुत्वीय त्वरण में आपको संबंध बताना है। दोस्तों याद रखना यदि घनत्व आपको समान दिए हों तो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है 4/3 जी रो पाई आर
होता है, यानी जी पाई रो आर होता है। यदि दोस्तों आपको द्रव्यमान समान दिया हुआ हो तो जी इज इक्वल टू होता है वो होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। दोस्तों याद रखना, यदि घनत्व आपको समान दिया हुआ हो तो अपन यानी कि जो जी का फॉर्मूला लेंगे गुरुत्वीय त्वरण का, तो वह फॉर्मूला लेते हैं जिसके अंदर यानी कि घनत्व का पद आता है। यदि आपको द्रव्यमान समान दिया हुआ हो तो अपन जी का 8 से संबंध निकालते हैं, वो इस सूत्र से निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर एम को कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो जी समान व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वो आर स्क्वायर की हो जाएगा। यदि हमें घनत्व समान दिया हुआ हो, कांस्टेंट दिया हुआ हो, तो ये मान हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जी होगा वह आर के समानुपाती हो जाएगा। तो दोस्तों अपन यानी कि जी हमारा समानुपाती हो गया आर के। अब हमें जी1 अपॉन जी2 का हमें अनुपात निकालना है, जी1 अपॉन जी2, तो ये हो जाएगा हमारा R1 अपॉन R2 के। क्योंकि यदि घनत्व समान होता है तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जी1 अपॉन जी2 का जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा R1 अपॉन R2 के। यदि दोस्तों हमें द्रव्यमान यदि अपन को समान दिया हुआ था तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, वो तब हो जाता हमारा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 के स्क्वायर के बराबर होता है जी1 अपॉन जी2। लेकिन यहाँ पर हमें घनत्व समान दिया हुआ है तो ए वाला होगा। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कई बार यहाँ पर द्रव्यमान देते हैं और कई बार घनत्व देते हैं, तो जिससे भी बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, मैंने आपको बता दिया है। यदि घनत्व समान होता है तो जी आर के समानुपाती होता है, यदि द्रव्यमान समान होता है तो जी व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग दोलन की आवृत्ति 2 गुनी करने के लिए हमें द्रव्यमान को 1/4 गुना करना होगा, 4 गुना करना होगा, 2 गुना करना होगा या हाल्फ करना होगा। दोस्तों आपको बताना है कि कोई स्प्रिंग दोलक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, दोलन आवृत्ति है, उसको 2 गुनी करनी है, तो आपको द्रव्यमान को बताना है कि किस प्रकार से चेंज करेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 1 अपॉन में 2 पाई और रूट में होता है के अपॉन में एम होता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी व्युत्क्रमानुपाती होती है रूट एम के। यदि फ्रीक्वेंसी के मान को 2 गुना करना है तो दोस्तों हमारा जो एम का मान है उसको 1/4 करना होगा, जिससे क्या होगा कि 4 ऊपर चला जाएगा और इसका रूट करेंगे तो हमारा 2 जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यदि फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करना है तो द्रव्यमान को 1/4 करना होगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी समानुपाती होती है वो हमारी रूट एम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि एम को यदि अपन 1/4 कर देंगे तो ये रूट 4 है, ये ऊपर चला जाएगा और इसका अपन रूट करेंगे तो 2 जाएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी का मान हो जाएगा वो 2 गुना जाएगा यदि द्रव्यमान को 1/4 करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से किसी गहरी खदान में ले जाया जाता है तो इसका दोलन काल, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि कोई सरल लोलक है, उसको पृथ्वी है, उसकी कोई गहरी खदान है, यानी कि उस खान के अंदर ले जाएंगे, तो आपको बताना है कि इसका जो लोलक यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल है वो आपको बताना है कि किस प्रकार से चेंज होगा, यानी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दोस्तों याद रखना, जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल अपॉन में जी होता है। यानी जो यदि ग्रेविटी का मान दोस्तों यदि अपन बढ़ाया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि बढ़ता है तो टी का मान कम होता है, यदि जी का मान कम होता है तो आवर्तकाल का मान बढ़ता है। तो दोस्तों हम जानते हैं यदि पृथ्वी की सतह से अपन नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, यानी डिक्रीज होता है। तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान कम होने के कारण, यानी कि जी का मान कम हो जाएगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। तो याद रखना, यदि पृथ्वी की सतह से अपन गहरी खदान में जाते हैं, यानी कुछ सरफेस से नीचे जाते हैं, तो जो आवर्तकाल होता है उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान घट जाता है और जो आवर्तकाल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है रूट जी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आप आज को कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इन 20 क्वेश्चनों में से यदि आपने पहले खुद से सोल्व किया है तो आपने कितने का स्कोर किया, यानी पहले से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो स्कोर भी आपको हमें बताना है, जिससे कि हमें पता चले कि दोस्तों
आपकी तैयारी कैसी है, और हमें यानी कि दोस्तों उसी की प्रकार से मैं आपको यानी प्रिपरेशन और आगे कराऊंगा, उसी के लेवल से आपसे क्वेश्चन लाऊंगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और दोस्तों मैं भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। तो जय हिंद दोस्तों।